नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जिस वारदात की वजह से आज पूरा देश दहला हुआ है और जिस वारदात के चलते भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही, क्या उस वारदात को रोका जा सकता था? अगर साफ शब्दों में कहूं तो क्या उस वारदात को प्रिवेंट किया जाता अगर सरकार कोई ढिलाई नहीं करती, अगर सरकार की तरफ से कोई चूक ना होती, एजेंसीज की तरफ से कोई चूक ना होती? तो क्या पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो नहीं होता? और इसका मतलब यही हुआ कि क्या एक बड़ा फेलियर था सरकार की तरफ से, उनकी एजेंसियों की तरफ से, जिसके चलते 26 से ज़्यादा लोगों की, बेकसूर लोगों की जान चली गई। अब दोस्तों, ये सारे सवाल इसलिए बहुत सीरियस हो जाते हैं क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इस इशू को उठाया है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। जी हाँ, वही सत्यपाल जिनके दस्तखत से, जिनके सिग्नेचर से धारा 370 लागू हुई थी। वही सत्यपाल मलिक जिनके हाथ में जम्मू कश्मीर की बागडोर थी और उन्होंने कानून व्यवस्था को नए सिरे से दुरुस्त किया था घाटी में। उसी सत्यपाल मलिक, उसी गवर्नर का आज कहना है, जो उनका बड़ा खुलासा है वो ये है कि सरकारी एजेंसियों की वजह से, दिल्ली की वजह से ये चूक हुई, जिसके चलते पहलगाम का इतना बड़ा हमला हो गया। बहुत बड़ी हमारी फेल्योर है, इंटेलिजेंस की भी और सिक्योरिटी की भी। एक सिपाही नहीं था वहां पे, कुछ नहीं था, और वो इतना आसानी से आए और मार के चले गए। कोई किसी तो ये इतनी बड़ी फेल्योर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और चूंकि इन्हीं के हाथ में था सब वहां। अब दोस्तों, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने और भी कई बोल्ड खुलासे किए। वैसे भी वो बोल्ड बोलते हैं, खुलकर बात करते हैं निडर होकर। उन्होंने एक बात और हाईलाइट की। उनका ये कहना है कि साहब, कहने को तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट करते हैं अमित शाह को। यानी कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और जो कश्मीर का जो घाटी एरिया है, इसकी जो सुरक्षा है, इसकी सारी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, थाना, सब कुछ दिल्ली से कंट्रोल होता है, दिल्ली से कंट्रोल होता है। इसलिए अगर कोई चूक हुई है, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही सिर्फ दो लोगों की बनती है, मिस्टर मोदी या मिस्टर शाह। ऐसा मलिक साहब का मानना है। प्राइमरी कसूर तो दिल्ली का है, क्योंकि वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो इस वक्त दिल्ली के हाथ में है, यूनियन टेरिटरी हो जाने के बाद, तो होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए था। इन्होंने देखा नहीं। फिर लोकल लेवल पे डीजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो अफसर हैं, वो उन लोगों की गलती है। अब दोस्तों, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने और भी कई बातें बताई, अंदर की बातें बताई, और पहली बार कैमरे पर बोल रहे हैं वो। लेकिन एक ऐसा इशू है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ और आपसे 10 सेकंड चाहता हूँ मैं, और वो इशू है कि जो पिकनिक स्पॉट था पहलगाम से 1 घंटे की पैदल दूरी पर, जो पिकनिक स्पॉट है बैसारन, इसको लेकर गवर्नर मलिक का कहना है, क्योंकि गवर्नर मलिक ने इन जगहों पर भी बंदोबस्त किया है सुरक्षा का। उनका ये कहना है कि जहाँ 1,500 से 2,000 सैलानी आते हों जिस पिकनिक स्पॉट पर, वहाँ पर एक भी पुलिस वाला क्यों नहीं था। और ख़ासकर बलूचिस्तान पर हमले के बाद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के चैलेंज के बाद, उनकी धमकियों के बाद, और जिस तरह की हरकतें हो रही थीं, ख़ासकर POK में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी, उन सब के मद्देनज़र यहाँ पर ये जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर सुरक्षा घेरा क्यों नहीं था? ये बहुत बड़ा लैप्स है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, वो जो हाईलाइट करना चाहते हैं। और अगर आप मैप देखें तो 2 सेकंड में मैं चीज़ें और क्लियर कर दूंगा। अब इस मैप में आपको ये पहलगाम दिख रहा है, जो श्रीनगर के साथ सटा हुआ है। पहलगाम से आप इस पिकनिक स्पॉट पर, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, आप बाई रोड नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ट्रैक रूट है। या तो आप पैदल जा सकते हैं या पोनी, घोड़े के थ्रू जा सकते हैं, उस पर चढ़ के जा सकते हैं। और ये जो ट्रैक है 1 घंटा लेता है। और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये बैसारन का पिकनिक स्पॉट है, जहाँ लोग झूला झूल रहे थे, कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे थे परिवारों के साथ। और यहीं पर आतंकवादियों ने चुन चुन कर जो है लोगों को गोली मारी है। ये जो
पीछे का आपको हिस्सा दिख रहा है साइड में, जो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इस मैप में, यहाँ पर पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों के रास्ते से ये आतंकवादी 3 और 4 थे, ये घुसे थे। अब गवर्नर साहब का कहना है कि अगर यहाँ पर पुलिस की पिकेट होती, अगर 5 से 10 पुलिस वाले भी होते हथियार के साथ, पुलिस पेट्रोल की गाड़ी होती जो होनी चाहिए थी, तो ये हमला कतई नहीं होता, ये बहुत बड़ा डिटरेंट होता। यानी सबसे बड़ा जो फेलियर है वो ये है कि जहां 2000 सैलानी हो वहां पर एक भी पुलिस वाला नहीं है, और वो भी कहाँ, कश्मीर घाटी में, जहां चप्पे चप्पे पर आर्मी, पैरामिलिट्री पुलिस होती है। अभी जो सुरक्षा की चूक है, जो दिल्ली में जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल था उनसे हो गई, या वो कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही है, उस पर तो आप आगे सुनेंगे। लेकिन गवर्नर मलिक ने पाकिस्तान के बारे में, खासकर आर्मी चीफ के बारे में भी कहा है कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया। ब्लंडर क्यों किया वो आगे आप उनसे सुनिएगा कि पाकिस्तान अपने जाल में फंस गया इसमें। और एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो टारगेट था हिंदू मुस्लिम हो सकता है करना, पाकिस्तान की एजेंसियाँ चाहती होंगी, लेकिन जो बड़ा टारगेट था वो था कि कश्मीरियों की जो आर्थिक रीढ़ है उसको तोड़ा जाए। और इसीलिए पूरी टूरिज़्म की जो इंडस्ट्री है, जिससे 60-70% कश्मीरी लोगों का आप कह सकते हैं रोज़ी रोटी चलती, उसी को ध्वस्त किया गया है। और काफ़ी असर भी हो, उस पर भी वो बताएंगे, कश्मीरियत पर भी बोलेंगे। और ये भी वो बताने जा रहे हैं इस अपने खुलासों में कि कश्मीरी जो है किस तरह से उसने वहाँ पर जान बचाई। वो भी एक आपको रिपोर्ट मिलेगी कि जो घोड़े वाले थे, पोनी वाले थे, या जो और बाकी वहाँ पर आप कह सकते हैं मजदूर थे, अगर वो आगे ना आते तो ये जो 26-27 का फिगर है ये 100 के ऊपर जा सकता था। वो भी बताएंगे। लेकिन 2 भागों में इंटरव्यू है। शुरू में आप देखेंगे कश्मीरियत पे बात हो रही है और बाकी मसलों पे बात हो रही है, चूक की जो बात हो रही है, दिल्ली दरबार की जो बात हो रही है, मोदी और शाह के बारे में बात हो रही, वो आगे हो रही। तो धैर्य से इस इंटरव्यू में गवर्नर साहब की एक एक बात सुनिए। आज के दौर में बहुत निडर बोलते हैं, निर्भीक बोलते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, धारा 370 लगाई है और बरसों बरस से कश्मीर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। एक एक बात गौर से सुनिएगा, उनकी पिक्चर क्लियर होगी। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इस बार जिस तरह से टूरिस्ट को टारगेट किया है, वो टूरिस्ट जो आप कह सकते हैं लाइफलाइन है रोजी रोटी के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलती जो है पाकिस्तान अनजाने में कर गया? पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान किया है, कश्मीर का किया है, और कश्मीरी लोगों को अपने खिलाफ कर लिया है। कश्मीर में इस वक्त बहुत गुस्सा है। कश्मीर के हर शहर में कैंडल लाइट जुलूस निकले हैं और उनको ये लगा कि हमें बर्बाद कर देंगे। इस बार इतना टूरिस्ट जा रहा था, अब सब होटल खाली, सब वापस आ रहे, सब फ्लाइट्स खाली हैं, तो इतना नुकसान हो जाएगा। और यही सीजन होता, पूरे साल का खर्चा उसी से चलता है उनका। तो एक तरह से उसने सोच वो रहा कि मैंने हिंदुस्तान पे अटैक किया, पर सही बात यह है कि उसने नुकसान कश्मीर का कर दिया, और जी, कश्मीरी उसको कभी माफ नहीं करेंगे इस चीज के लिए। जिस वक्त आप गवर्नर थे और उस वक्त तो गवर्नर रूल था, कोई मुख्यमंत्री नहीं था, जी आप जी ही जी। जो है आपके हाथ में ही पूरे जम्मू कश्मीर की बागडोर थी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आपको दिखता है कि जिस तरह से एक कोशिश हो रही है कि कश्मीरियों को ये कहना कि साहब ये कम्युनल हैं और ये काफ़ी हिंदू मुस्लिम जो है कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस घटना में लोकल लेवल पे भी इनका जो है समर्थन है, क्या आपको लगता है ये बातें दुष्प्रचार हो रही हैं? और नहीं, ये तो कश्मीरी जो है, चाहे वो जो घोड़े वाला है या खच्चर वाला है या जिसके आप छोटे देखिए छोटे ना, रेस्टोरेंट है। घोड़े वाले ने जी, तो अपनी कुर्बानी दे दी। जी, एक पिक्चर वाले ने अपनी जान की बाजी लगा के गन छीनने की कोशिश की और उसे मार दिया। उसने कुर्बानी दे दी, लोकल है, मुस्लिम है। तो ये गलत है। मैं जब वहां था और 370 हटी थी उस वक्त हमारे दस्तखत से, तो दिल्ली में इतना पैनिक था रात को कि पता नहीं। चूंकि महबूबा कहती थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन मैंने वहां जो साइक थी कश्मीरियों की, उसको हमवार कर रखा था, और उसमें एक सेंस ऑफ फैटिग डाल दी थी कि लड़ने से, वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, आपसदारी से आपको सारी दुनिया मिल जाएगी। तो 370 हटा, एक चिड़िया नहीं बोली। गवर्नर साहब मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप मतलब
चाहे श्रीनगर हो, चाहे फिर लद्दाख का एरिया हो, चाहे कारगिल हो, पहलगाम हो, आप पूरे कश्मीर को समझते हैं, कश्मीरियत को समझते हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कि जितनी भी आग लगाई है, ये पाकिस्तान की आग लगाई हुई है? कश्मीरियों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। सारा खेल अब देखिए, तक पाकिस्तान ने खेला है। पाकिस्तान खेलता रहा है, लेकिन इस बार पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कश्मीरियों की निगाह में। कश्मीरियों ने कहा कि भाई इट्स नॉट ए फ्रेंडली एक्ट, ये एक्ट तो हमारे खिलाफ जाएगा, हमारा नुकसान करने के लिए किया है। पाकिस्तान अपना तो सब कबाड़ा किए हुए इकोनॉमी का और सब गधे खच्चर बेच के गुजारा कर रहा है। कश्मीर में जो टूरिज्म का बिजनेस था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि आप कश्मीर की इकॉनमी भी जानते हैं और आप ही के दस्तखत से बजट जारी होता था, आप ही के दस्तखत से धारा 370 भी लगी, आपके ही दस्तखत से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए गए कई बरसों तक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो कश्मीर की इकॉनमी है 60-70% लोग टूरिज़्म पे पलते हैं, उनकी रोज़ी-रोटी टूरिज़्म है। चाहे वो शिकारा हो, चाहे वो छोटे होटल हों, बड़े होटल हों, चाहे वो टैक्सी वाले हों, चाहे पोनी वाले हों, चाहे रेस्टोरेंट हैं, क्या पूरी जो इकॉनमी है उसका बड़ा हिस्सा टूरिज़्म से चलता है और अब उस पर बहुत गहरी चोट लग गई है? बहुत नुकसान हो गया। ये पूरे साल की उनकी इकोनॉमी इन्हीं 3-4 महीने के टूरिज्म से होती है। भाई वहां कोई बड़ी खेती नहीं है, सेब का थोड़ा बहुत कारोबार है उससे, लेकिन गुजारा नहीं होता। टूरिज्म से चलता था और टूरिज्म ही उनकी बैकबोन है। उसको इन्होंने इतना आहत कर दिया है फॉर ईयर्स टुगेदर। अब कश्मीर को नॉर्मल बताने में बरसों लगेंगे। अगर हम कहेंगे भाई कश्मीर में कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है, जाओ, तो लोग कहेंगे कैसे जाएं भाई, वहां तो मार दिए टूरिस्ट। अब तक का जो वहां ट्रेंड था, टूरिस्ट को कोई नहीं छेड़ता था। सरकारी कर्मचारियों को छेड़ते थे या नेताओं को छेड़ते थे, टूरिस्ट को तो कहते थे हमारे भगवान है ये। और इस बार उनके ऊपर हमला करके पाकिस्तान ने बेवकूफी कर दी। ब्लंडर कर दिया आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, आपको लगता है कि अगर थोड़ा-सा बंदोबस्त ठीक होता क्योंकि जो पहलगाँव का जो एरिया है और जहाँ पर ये जो जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, जहाँ पर ये घटना हुई करीबन 2000 सैलानी थे। क्या एहतियातन वहाँ पुलिस होनी चाहिए थी? देखिए, आर्मी इस वक्त होनी चाहिए बहुत थी? बहुत बहुत बड़ी हमारी फेल्योर है, इंटेलिजेंस की भी और सिक्योरिटी की भी। एक सिपाही नहीं था वहां पे, कुछ नहीं था, और वो इतना आसानी से आए और मार के चले गए। कोई किसी तो ये इतनी बड़ी फेल्योर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और चूंकि इन्हीं के हाथ में था सब वहां। चूंकि कश्मीर में तो कोई सरकार है नहीं उस तरह से, और उमर के हाथ में पुलिस नहीं है। पुलिस तो चूंकि यूनियन टेरिटरी है, तो पुलिस तो सेंटर के हाथ में है। तो किसी किस्म की सिक्योरिटी वहां नहीं थी। सब खुला खेल था, किसी को कोई आके मार लो। और एक डेटरेंट होता है, अगर दो वर्दी वाले खड़े कर दिए जाए तो वो एक डेटरेंट होता है, भाई वहां पुलिस है या सिक्योरिटी है, तो टेररिस्ट भी अपनी जान की बाजी नहीं लगाता है। जी। जिस वक़्त आप गवर्नर थे तो बड़ा सेंसिटिव वो समय था। आपके अंडर में ही पुलिस थी, डीजीपी थे, आपके अंडर में ही चीफ सेक्रेटरी था, जी जी। आपके अंडर में ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री और आर्मी भी आप ही के हुक्म से चलती थी। उस वक़्त आप क्या करते थे? जहाँ मतलब सैलानी जाते हैं या 50 लोगों का मजमा है, 100 लोगों का मजमा है, आपके इंस्ट्रक्शंस क्या रहते थे कि वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए? मतलब किस तरह का आपका एक नज़रिया था? देखिए, वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मैं आपको बताऊं, वो बड़े सेंसिटिव थे, चाहे पुलिस के लोग हों या होम सेक्रेटरी वगैरह हों, और वो जानते थे अपने वहां के धरातल को, और उसी हिसाब से वो इंतजाम रखते थे। बल्कि मेरा एक इंटरव्यू करना था किसी को, मैं नाम नहीं लूंगा, जर्नलिस्ट को। उसने कहा कि साहब अगर आप डल लेक पे बिना सिक्योरिटी के हमें इंटरव्यू दे दें तो बड़ी चीज हो जाएगी। अब लोग समझते थे बड़ा खतरा। मैंने कहा मैं चलता हूँ, और मैंने उनको 45 मिनट का एक इंटरव्यू डल लेक पे टहलते हुए दिया। तो इतना वहां कुछ नहीं था कि ये आज भी नहीं है। ये तो ये हमारी नाअहलियत है, हमने शो कर दिया, क्योंकि उन्होंने रेकी तो की थी। रेकी में उन्होंने देखा कि यहाँ सिक्योरिटी होती नहीं है, अटैक करो। अगर वहां सिक्योरिटी होती तो अटैक होता ही नहीं। तो आप मानते हैं ये एक तरह का फेलियर है फेल्योर है, इंटेलिजेंस और का? मेरी एक और डिमांड है, इसमें किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।
हमारी दिक्कत अच्छा। ये कि हम कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी का सर नहीं कलम करते हैं। अगर सर कलम होने लगे जिम्मेवार लोगों के तो ये चीजें रुक जाएंगी। पुलवामा में भी यही हुआ, ये इसमें भी वही हुआ। नहीं, आपको क्या लगता है मतलब क्योंकि आप गवर्नर रहे, देखिए अगर आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर ना होते तो मैं इतना स्पेसिफिक सवाल आपसे ना पूछता, जी जी लेकिन आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और गवर्नर रूल में थे। उस वक्त जी आप सेरेमोनियल हेड नहीं थे, आपके हाथ में पूरी जी जी हुकूमत थी। जी जी मुझे ये जी बताइए कि ये क्योंकि आपका जो तजुर्बा है और आप कश्मीर को समझते हैं, ये गलती डीजीपी के लेवल पे हुई, ये इंटेलिजेंस आईबी के लेवल पे गलती हुई, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लेवल पे गलती हुई, या जो वहां पर एसएसपी हैं श्रीनगर के उनकी गलती गलती किसकी हुई? मतलब एक दो आप बताएंगे कि कौन किसका प्राइमरी कसूर है इसमें? प्राइमरी कसूर तो दिल्ली का है, क्योंकि वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है इस वक्त दिल्ली के हाथ में है, यूनियन टेरिटरी हो जाने के बाद। तो होम मिनिस्ट्री को देखना चाहिए था, इन्होंने देखा नहीं। फिर लोकल लेवल पे डीजी और मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो अफसर हैं वो उन लोगों की गलती है। अब मेरे जमाने में ये नियम था दीपक जी कि हर रोज शाम को चीफ सेक्रेटरी, मैं और अपना डीजी सब लोग बैठ के पूरे दिन का वो अहाता करते थे और फिर अगले दिन के लिए प्लान करते। रोज एवरी डे, कोई दिन नहीं होता था जिसमें हम पूरे दिन का वो ना करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस। तो आपको लगता है कि जहां 2000 सैलानी हैं और पाकिस्तान में जो वहां के आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर बार बार हाँ, चैलेंज दो कर रहे हैं, वहां पर दो दिन आतंकवादी संगठन बार बार चैलेंज कर रहे हैं, ऐसे समय पे वहां पहलगांव में कम से कम अगर 100 150 हथियारबंद हमारी आर्मी होती तो हिम्मत ना कर पाते आतंकवादी? 200 नहीं, अगर 10 भी होते हथियारबंद तो ये घटना नहीं होती। वहां कुछ था ही नहीं, वो तो पूरा खुला मैदान, आपने देखा होगा, विजुअल्स आए हैं, कुछ नहीं था, कहीं कोई नहीं था। तो क्या आपको लगता है कि वहां पर पुलिस की बंदोबस्त होना चाहिए था, असेसमेंट होना चाहिए था और पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल हुई है? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है और वहां कई हजार आदमी रोज जाता है, तो वहां तो पुलिस की पिकेट होनी चाहिए थी, वहां कुछ था ही नहीं। जी। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अब इस वक़्त आपको क्या लगता है कि अब क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से इसमें एक्सपोज़ हो गया है, पाकिस्तान के आतंकवादी वहाँ पर हैं, आधुनिक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिकी राइफ़ल का इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, हाइली वो ट्रेन्ड अमेरिकन, हैं। जी, हाँ। और अमेरिकन पाकि राइफल यूज। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से वो इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं, अभी मैं किसी से बात कर रहा था वहाँ के रिपोर्टर से, उन्होंने कहा कि कम से कम 100 से सवा 100 हाइली ट्रेन्ड आतंकवादी हैं। आपको लगता है कि मोदी सरकार को बजाय धारा 370 में हमने ये कमाल कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, इस तरह की जुमलेबाज़ी की जगह ग्राउंड सिचुएशन को असेस करके सबसे पहले वहाँ की सुरक्षा को ठीक करें और उसके बाद पाकिस्तान को जवाब दे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मोदी सरकार? देखिए, एक तो वहां ये अब बिल्कुल पता है कि 32 पॉइंट्स हैं जहां से टेररिस्ट भेजे जाते हैं ट्रेनिंग करके। वो सारे पीओके में हैं। पीओके में 32 पॉइंट्स हैं जहां से टेररिस्ट घुसाए जाते हैं और रोज ट्राई करते हैं वो। तो एक तो पहले उनको अटैक करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और फिर आगे भी ये रहे कि अब ये इस तरह का नहीं कर सकते हैं, जिनको उसको कुछ बोलते हैं, मैं नहीं कह नहीं सकता क्या कहते हैं, जी, जहां से उनको घुसाते हैं, तो वो है लॉन्चिंग पैड। लॉन्चिंग पैड। तो जो लॉन्चिंग पैड है, 32 माने हैं सरकार ने कि 32 हैं, और 32 को इतनी बड़ी नंबर नहीं है, 32 को तो एक दिन में डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप, जाके हैवी बमबारी कर दे उन पे, खत्म हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इनके सारे कैंप्स को, जो लश्कर के या जैश के जो वहाँ टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, जहाँ पर आर्मी ट्रेनिंग देती है, उसको मोदी सरकार को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? एकदम, चाहे पूरा वॉर हो जाए फुल फ्लेजेड, लेकिन इनको पीओके में तो आपका अधिकार है अंदर जाने का, और सारी दुनिया का आज आपको सपोर्ट मिल रहा है, सबकी सिंपैथी आपके साथ है। तो घुस के वो वो जगह है कोई रावल कुछ करके, जो दो तीन या जगह है, रावलकोट। हाँ, जी, रावलकोट, उन पे अटैक मुजफ्फराबाद। करना चाहिए। हाँ,
और ऐसा नहीं कि आप अटैक करो उससे पहले वो खाली कर दे, आपकी इंटेलिजेंस प्रॉपर हो, मार दे 1000 2000 आदमी, तो हिम्मत नहीं करेंगे फिर ये। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से वहां पर ये बात आई कि साहब हिंदुओं को चुना गया और फिर मारा गया, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक हिंदू मुस्लिम दंगे की भी जो है एक साजिश कर रहा था, और साथ में देखिए आप कश्मीरियों की पाकिस्तान रीढ़ भी के कर रहा? आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है 2 दिन पहले का, उसमें उसने कहा कि हम वी आर टू नेशन, हिंदू से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, कोई मित्रता नहीं हो सकती है, हमारा और हिंदू का कुछ कॉमन नहीं। ये स्पीच कर रहा है आर्मी का चीफ। तो आप अंदाज लगा सकते हैं क्या मानसिकता है उनकी। उनका एक ही इलाज है कि एक बार शख्सी के साथ आप चाहे जो हो ठुकाई कर दो, ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान कोई तो ऐसी चीज नहीं है जो तो आपकी क्या मार आप से ये बने। मानते हैं कि कश्मीर का जो एक बड़ा हिस्सा है आबादी का, खासकर घाटी में जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं, वो उतने फेनेटिक नहीं हैं और वो अभी भी जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पहली बार कश्मीर कहीं ना कहीं भारत के सुर में सुर मिलाता हुआ दिख रहा है? आपको ऐसा लगता है? देखिए कश्मीरियों को ये लगा कि तो हमारे पेट पे लात मारी, हमारा नुकसान हुआ है। उनकी समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान तो हमें बर्बाद कर रहा है। और कश्मीरियों का बहुत, मैं तो वहां रहा हूँ 370 जब हटी, यहाँ दिल्ली में बड़ा शोर था कि साहब खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा। और यहाँ मेरे से पूछा गया कि हम फोर्सेस भेजेंगे, हम कहा कुछ मत भेजो, यहाँ कुछ नहीं होगा, बस मुझे ये इजाजत दे दो कि मैं इनको बंद कर दूं 2 दिन के लिए, महबूबा को और उमर को। कुछ भी नहीं हुआ वहां, चिड़िया नहीं बोली। वहाँ के वहां लोगों को आप कश्मीर, कैसा बताएंगे, जो खासकर कश्मीर जो के टूरिज्म से जुड़े हैं? जी। टूरिज्म से जुड़े लोग, तो आपने एक तो वही देखा जो वो जिसने अपनी शहादत दी है, आदिल के जी, उसने हुसैन। जी। हाँ आदिल हुसैन। और मेरी पूरी उस परिवार के लिए सिंपैथीज हैं, आई बो माई हेड टू दैट बॉय। लोगों का जनरल जनरल परसेप्शन ये है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। उनमें अलगाववाद की अब कोई फीलिंग नहीं है उस तरह की। कोई फ्रिंज एलिमेंट हो तो अलग बात है, लेकिन जनरल कश्मीरी आपसे अलग नहीं है। अलग नहीं है, आपको ऐसा लगता है? जी। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जिस तरह से अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए, भी अपोजिशन को और मोदी को, अमित शाह को, राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी, यानी पूरी संसद को एक साथ अभी पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहिए या हमें आपस में लड़ना चाहिए? इस नहीं नहीं वक्त बिल्कुल मुल्क की नहीं क्या नहीं स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं नहीं, इस वक्त सारी पार्टियां प्रधानमंत्री के साथ हैं और इनको कोई बहाना नहीं है, सारी पार्टियां उनके साथ हैं। किसी ने देखिए इंक्लूडिंग राहुल अपना ट्रिप कैंसिल करके चले आए, क्योंकि उनको ये अंदाज है कि ये सीरियस मामला है। सब लोग उनके साथ हैं और वो कोई भी एक्शन लेंगे सारी पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक्ट तो करें वो। एक्शन होना चाहिए, मलिक साहब कह रहे हाँ, हैं कि एक्शन मैं होना मैं चाहिए। जी। दीपक जी आपको कह रहा हूँ कि अगर एक्ट नहीं किया तो ये सरकार कंडेम हो जाएगी लोगों की निगाहों में। क्योंकि लोगों का जो इस वक्त टेम्पर है, जो मुझे तो दिन में लोग मिलते हैं 150, इस वक्त बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत गुस्से में हैं। लेकिन मलिक साहब ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, और अगर जंग हो गई तब? नहीं, जंग हो जाए, किसी मुल्क को जंग से डरना नहीं चाहिए। आपको, यू आर सुपर पावर दीपक जी, पाकिस्तान आपके सामने कुछ नहीं है, और जब आप थुकाई करेंगे तो वो हाथ जोड़ता मिलेगा। चाइना तो इंटरफियर नहीं करेगा तब? चाइना बिल्कुल नहीं, चाइना चाइना किसी के झगड़े में नहीं पड़ता, और आपसे आजकल उसके रिश्ते अच्छे हैं। वो क्यों करेगा, उस पर क्या बहाना है? और सारी दुनिया की ओपिनियन इस वक्त आपके साथ है, जी। तो ये थे अमेरिका से लेकर सत्यपाल। रूस तक। जी। जी, सत्यपाल मलिक हैं, बोले सारी दुनिया आपके साथ है। और जहां तक मोदी का सवाल है, तो मोदी को अभी प्रेशराइज ना करो, क्योंकि चाहे राहुल गांधी अपनी ट्रिप छोड़ के चले आए, उधर चाहे समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, या शिवसेना हो, या फिर शरद पवार की पार्टी हो, या फिर बाकी जो है इंडिया अलायंस की पार्टियां, सब की सब इस वक्त पूरा विपक्ष, मलिक साहब कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ है। इस वक्त ना कोई विपक्ष है, ना ही कोई सरकार है। पूरे मुल्क को, सारे आवाम को, हिंदू मुस्लिम, यहाँ तक कि कश्मीरी भी जो हैं, जो जिनको हम कहते हैं कि थोड़े थोड़े अलग थलग हैं, वो भी अब हमारे साथ हैं।
मुख्य धारा से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उनकी रीढ़ पर हमला कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली है, टूरिज्म की इंडस्ट्री को ध्वस्त करने की कोशिश हुई है। ये मौका है सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए कि वो एक्शन लें, और अगर मोदी एक्शन नहीं लेते हैं तो मलिक साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे बड़ा फिर नुकसान नहीं होगा। तो सवाल देश का है, इस वक्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खतरे की घंटी। मलिक साहब कुछ और कहना चाहेंगे आप, कि नहीं, आपको बस क्या मैं लगता यही है कि कहना चाहता हूं कि भारत के स्वाभिमान को चुनौती दी गई है, और अगर इसका हम नहीं रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों की निगाह में खराब हो जाएंगे। इसमें सख्ती के साथ देश आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, सब देशों ने आपको समर्थन दिया है, सबको पता है आपकी गलती नहीं है। तो ऐसा तो इट्स ए रेयर ओकेजन फॉर यू टू एक्ट। जी, तो ये मलिक साहब थे। एक दो पॉइंट इन्होंने और कहे। इन्होंने कहा कि एक तो एक्शन होना चाहिए, दूसरा इन्होंने कहा कि गलती हुई है, चूक हुई है, और जब ये गवर्नर थे ये हमेशा ख्याल रखते थे, रोज शाम को मीटिंग करते थे, वहाँ के डीजीपी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, आर्मी चीफ के साथ इनकी मीटिंग होती थी, और मीटिंग में ये रोज स्ट्रेटजी बनाते थे। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक ढिलाई हुई है, चूक हुई है। पहलगांव जहां 2000 सैलानी थे, पर्यटक थे, वहां एक भी पुलिस वाला नहीं था। और मलिक साहब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि अगर 10 हथियारबंद आर्मी वाले या पुलिस वाले वहां पर तैनात होते तो घटना ही ना होती। तो जो चूक हुई है, जो गलती हुई है, वो ये मानते हैं, और इनका मानना है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो दिल्ली के होम सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, कि इस तरह की घटना ना हो, बेकसूर लोग मारे ना जाएं, और मुल्क में जिस तरह की बेचैनी वो ना हो। एक तो ये कह रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि सारी की सारी अपोजिशन पार्टी इस वक्त मोदी और अमित शाह के साथ है, और इस वक्त मोदी के पास ये मौका है कि वो हिम्मत दिखाएं और असली सर्जिकल स्ट्राइक करें। जो 30-32 लॉन्चिंग पैड है जहां से आतंकवादी एलओसी पार करके भारत की सीमा में आते, उसको डिसमेंटल और डिस्ट्रॉय और ध्वस्त किया जाए। ये मलिक साहब कह रहे हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।